स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री के चैप्टर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स के पार्ट 2 को। तो यहाँ आज हमारा नया टॉपिक है वाई वर टेम्पल्स टारगेटेड। इसमें यह बताया गया है कि राजा जो था वो मंदिरों का निर्माण क्यों करवाता था, क्योंकि वो अपनी पावर, वेल्थ और साथ में जो ईश्वर के प्रति उसकी जो श्रद्धा थी उसको दिखाने के लिए, उसका प्रदर्शन करने के लिए करते थे। ऐसे में ये बात हैरानी करने वाली नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर हमला किया तो उन्होंने ज़्यादातर ऐसे बिल्डिंग्स पर ही निशाना साधा जो कि एक दूसरे द्वारा बनाई गई थी। फिर आगे यहाँ बताया गया है कि अर्ली 9th सेंचुरी में जब पांड्यन किंग, जिसका नाम था श्रीवल्लभ, उसने कहाँ पे हमला किया था? श्रीलंका पे हमला किया था। तो जब उसने श्रीलंका पे हमला किया तो जो वहाँ का राजा था जिसका नाम था सेना-1, जिसने 831 से लेकर 851 तक रूल किया था, तो उसके बारे में बताया गया है कि जब उसने अटैक किया और इसको हराया तो इसके बारे में एक वहाँ का एक बुद्धिस्ट मॉन्क था और साथ में हिस्टोरियन भी था जिसका नाम था धम्मकीति उसका नाम था। उसने लिखा है कि जब पांड्यन रूलर जो था उसने हमला किया तो अपने साथ वहाँ की सारी वैल्यूएबल चीज़ें जो थी वो ले गया। ज्वेल पैलेस में रखी हुई सोने की जो बुद्ध की मूर्ति थी और बाकी वाले जो मोनेस्ट्रीज़ में रखी दूसरी सोने की मूर्तियाँ थी, इन सभी को उसने क्या किया? जब्त कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। सिन्हलीज रूलर के आत्म अभिमान यानी जो उसकी प्राइड थी उसको इससे क्या हुआ? जो धक्का लगा उसका बदला लिया जाना तो बहुत नेचुरल था कि वो बदला तो लेना ही चाहता था इसका। अगले सिन्हलीज रूलर जो थे जिसका नाम था सेना 2 जो था वो अगला रूलर था। उसने क्या किया? उसने अपने सेनापति को पांड्यन की कैपिटल जो थी, क्या थी वो? मदुरई। पांड्यन की कैपिटल जो थी मदुरई, उस पर अटैक करने के लिए, उस पर हमला करने के लिए कहा। बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर जो था, हिस्टोरियन जो था, उसने ये भी लिखा है कि इस अभियान में बुद्धा जो थे उनकी जो गोल्डन इमेज को वो लेकर चला गया था, उसको ढूंढ निकालने और उसे वापस लाने की कोशिश भी की गई। उसके बाद अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि इसी तरह 11th सेंचुरी में जब चोला किंग राजेंद्र वन जो थे उसने क्या किया? उसने शिव टेम्पल का निर्माण करवाया था। शिव टेम्पल बनवाया अपनी कैपिटल में। तो उसने जितनी भी लूटी हुई मूर्तियाँ थी उन सभी को वहाँ पे मंदिर में स्थापित कर दिया, मंदिर में रख दिया। उसके द्वारा लूटी हुई जितनी भी मूर्तियाँ थी उनकी एक इनकम्प्लीट लिस्ट है हमारे पास, यहाँ पे दी गई है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ दिया गया है सन पेडेस्टल फ्रॉम चालुक्यास, यानी चालुक्यास से लूटा गया सन पेडेस्टल यानी सूर्य पीठिका, एक गणेश की मूर्ति और दुर्गा की कई मूर्तियाँ। ईस्टर्न चालुक्यास से प्राप्त की गई एक नंदी की मूर्ति, भैरवी की एक प्रतिमा और बंगाल के पालास से प्राप्त की गई काली की मूर्ति। तो ये सब उसमें आती थी। उसके बाद बताया गया है कि गजनी का सुल्तान महमूद जो था राजेंद्र वन का कंटेम्प्रेरी था। कंटेम्प्रेरी होता है समकालीन, मतलब दोनों एक ही समय में थे, एक ही टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करते थे। तो भारत में अपने अभियानों के दौरान महमूद ने हराए हुए राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया और उनकी जो वेल्थ थी यानी जो पैसा था और मूर्तियाँ थी वो भी लूट कर ले गया। उस टाइम पे सुल्तान महमूद कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूलर तो नहीं था, लेकिन मंदिरों को तोड़ने के बाद खास करके सोमनाथ टेम्पल, खासकर उसने जो सोमनाथ टेम्पल था उसको अपना निशाना बनाया था, तो उसने उसको लूटा और तोड़ भी दिया था। उसके बाद क्या हुआ? उसको तोड़ने के बाद एक महान इस्लामिक वॉरियर के रूप में उसने प्रसिद्धि प्राप्त की, यानी वो क्या बन गया? वो ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम बन गया। उसके बाद बताया गया कि मिडल एजेस के पॉलिटिकल कल्चर में ज़्यादातर रूलर्स जो थे वो अपने राजनीतिक बल और सैन्य सफलता का प्रदर्शन अपने द्वारा हराए हुए रूलर्स के वर्शिप प्लेसेस यानी जो उनके टेम्पल्स वगैरह थे उन पर हमला करके और उन्हें लूट कर करते थे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स। इसमें बताया गया है कि मुगल्स के टाइम पे आर्किटेक्चर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यानी कि और ज़्यादा जटिल हो गया। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, ये सारे जो थे रूलर्स, ये आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर में ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, ये पर्सनली इन चीज़ों में इंटरेस्टेड थे।
बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी होती है आत्मकथा, जिसमें अपने बारे में जो खुद लिखी जाती है अपने बारे में, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा है कि जो भी फॉर्मल गार्डन्स थे उनकी प्लानिंग और उनके बनाने में अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में उसने पूरा अच्छे तरीके से उसमें लिखा हुआ है कि वो कितना इंटरेस्टेड था इन चीज़ों को लेके। अक्सर ये गार्डन्स जो होते थे ये दीवार से घिरे होते थे और आर्टिफिशियल नहरों द्वारा 4 भागों में रेक्टेंगुलर शेप में डिवाइडेड होते थे। यानी इस तरीके से ये होती थी आर्टिफिशियल नहरें और इसके साइड्स पे यहाँ पे गार्डन्स होते थे, जो कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये नहरें हैं और यहाँ पे गार्डन्स लगाए जा रहे हैं। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होने के कारण ये चहरबाग्स कहलाते थे। यहाँ पे लिखा है 4 बाग, तो इनको 4 बाग या 4 गार्डन्स कहा जाता था। 4 बाग जो सबसे सुंदर 4 बाग जो है वो जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया है, कश्मीर में, आगरा में और दिल्ली में। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि अकबर के शासनकाल में कई तरह की जो इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशंस जो थी वो हुई थी। यानी बहुत तरीके के आर्किटेक्चर्स जो थे वो बनाए गए थे और इनकी जो इंस्पिरेशन थी अकबर के आर्किटेक्ट्स ने कहाँ से ली थी? उनके सेंट्रल एशियन एंसेस्टर जो थे जिसका नाम था तैमूर, उससे ली थी। तो जो उनका एंसेस्टर था तैमूर, उसके जो मकबरे थे उससे ली थी इंस्पिरेशन। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि जो हुमायूं का टॉम था उसमें सबसे पहली बार दिखने वाला सेंट्रल टॉवरिंग डोम यानी कि केंद्रीय गुंबद जो था, जो बहुत ऊंचा था, और टॉल गेटवे यानी कि प्रवेश द्वार जो था, जिसे क्या कहते थे? जिसे पिश्तक कहते थे। ये सब मुग़ल आर्किटेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थे। ये टॉम एक बड़े से फॉर्मल चहरबाग के सेंटर में था। इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी वो 8 पैराडाइसेस, यहाँ पे देखेंगे आप वर्ड 8 पैराडाइसेस, जिसको हश्त बिहिश्त कहते थे, तो इसके ट्रेडिशन में हुई थी, जिसमें एक सेंट्रल हॉल जो था वो 8 कमरों से घिरा होता था। एक बहुत बड़ा एक हॉल बनता था, उसके आसपास पे 8 कमरे जो थे वो बनाए जाते थे। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन रेड सैंडस्टोन से हुई थी और इसके जो किनारे थे वो किसके बने थे? वो वाइट मार्बल से बने हुए थे। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुग़ल आर्किटेक्चर ने के अलग अलग एलिमेंट्स जो थे उनको एक साथ एक नई फॉर्म में मिला दिया गया। उसके शासनकाल में बहुत सारी बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन चलती रही, खास करके कहाँ? आगरा और दिल्ली में। उसने पब्लिक और प्राइवेट मीटिंग हॉल्स भी बनवाए थे, सेरेमोनियल हॉल्स, जैसे कि दीवाने खास, यहाँ पे आप नाम देखेंगे एक दीवाने खासो आम, तो उसने पब्लिक और प्राइवेट ऑडियंस हॉल जिसको कहते थे, यानी पब्लिक के लिए और प्राइवेट हॉल भी बनाया था। तो इन सबको उसने केयरफुली बड़े अच्छे तरीके से प्लान किया था। ये दरबार एक बड़े से आंगन में था, इसे चिहिल सुतुन, यहाँ पे एक और टर्म देखेंगे आप चिहिल सुतुन, जिसका मतलब है 40 पिलर्ड हॉल। वो हॉल जिसके कितने पिलर्स हैं? 40 पिलर। दीवाने खास एक ऐसा हॉल था जहां सुल्तान के अपने पर्सनल गेस्ट जो होते थे वो आते थे, और दीवाने आम जो था एक दूसरा बड़ा सा हॉल होता था जहां आम जनता जो थी सुल्तान से मिलने आती थी और अपने जो दुख तकलीफ थे उसको बताते थे आगे। उसके बाद आगे यहाँ बताया गया है कि शाहजहाँ के ये ऑडियंस हॉल्स विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका जो सिंहासन था, उसका सिंहासन जिस स्टेज पर रखा हुआ था ना, उसे अक्सर किबला क्या होता है? किबला होता है जिस डायरेक्शन में मुस्लिम्स प्रेयर करते हैं ना, मक्का की तरफ फेस करके, तो उसको कहते हैं किबला यानी नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की जो दिशा होती है उसको कहा जाता है, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था ना उस समय हर व्यक्ति जो था उसी डायरेक्शन की ओर फेस करके बैठता था। इस तरीके के आर्किटेक्चर यही बताते थे कि राजा जो था वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था, यानी क्या था? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड अर्थ पे। उसके बाद आगे यहाँ बताया गया है कि शाहजहाँ ने दिल्ली के रेड फोर्ट के अपने
अपनी जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट थी उसमें जस्टिस यानी जो राजकीय न्याय था और इम्पीरियल कोर्ट यानी जो शाही दरबार था, उसके जो इंटरकनेक्शन थे उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। यानी जो रॉयल दरबार था यानी जो इम्पीरियल कोर्ट थी वो कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, यानी वो हमेशा क्या करता, न्याय ही करता लोगों के साथ। आगे यहाँ बताया गया है कि एम्परर के सिंहासन के पीछे क्या होता था, पिट्रा ड्यूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें लेजेंडरी ग्रीक गॉड जो थे जिनका नाम था ऑर्फियस जो थे वो क्या कर रहे थे, वो ल्यूट यानी कि वीणा बजाते थे। तो उनका एक चित्र दिया गया है पीछे वहाँ पे। ऐसा माना जाता था कि ऑर्फियस का म्यूज़िक एग्रेसिव यानी कि जो आक्रामक जानवर थे उनको भी शांत कर सकता है और वो पीसफुली एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहाँ का जो पब्लिक ऑडियंस हॉल था वो ये बताता था कि जो न्याय करते समय राजा ऊंचे और नीचे सभी तरह के लोगों के साथ एक जैसा बिहेव करता था और साथ में सभी के साथ सद्भावना के साथ भी रहता था। आगे बताया गया है कि शाहजहाँ के शासनकाल के शुरुआत के सालों में उसकी कैपिटल क्या थी, उसकी कैपिटल थी आगरा। तो इस सिटी में नोबिलिटी ने अपने घरों की कंस्ट्रक्शन यमुना रिवर के बैंक्स पे ही की थी। इनकी कंस्ट्रक्शन चारबाग के जैसे ही फॉर्मल गार्डन्स के बीच में हुई थी। चारबाग की प्लानिंग जो थी उसके अंडर ही दूसरी तरह के गार्डन्स की भी आते थे, जिन्हें हिस्टोरियन रिवर फ्रंट गार्डन कहते थे। यहाँ पे आप एक और नाम देखेंगे, रिवर फ्रंट गार्डन्स। तो इस तरह के जो गार्डन्स होते थे उसमें रेजिडेंस चारबाग के बीच में ना होकर नदी के किनारों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। यानी उनका जो घर था वो सेंटर में नहीं होता था, यहाँ की नदी के किनारे नदी के किनारे जो बाग होता था उसके किनारे पे होता था। शाहजहाँ ने यही रिवर गार्डन का प्लान जो था वो ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में भी अपनाया था। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे ताजमहल है और यहाँ पे उसने क्या बनाया है, चार बाग बना दिए और यहाँ पे सेंटर में क्या है, ये आर्टिफिशियल कैनाल्स बना दिए उसने। तो ताजमहल शाहजहाँ के टाइम पर एक बहुत बड़ी आर्किटेक्चरल अचीवमेंट थी। वाइट मार्बल का टॉम नदी तट के एक चबूतरे और गार्डन इसके साउथ में बनाया गया था। शाहजहाँ ने इस आर्किटेक्चरल फॉर्म को डेवलप किया ताकि रिवर पे नोबल्स का आना जाना जो था अपने कंट्रोल में ले सके। उसके बाद बताया गया कि दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो सिटी बनवाई उसमें शाही महल नदी पर ही था। सिर्फ उसके जो फेवरेट नोबल्स थे उन्हें और साथ में उसके जो बेटे का नाम था दारा शिकोह, उसका जो बेटा था दारा शिकोह, सिर्फ उसी को नदी पे जाने की वहाँ पे जाने की पहुँच ही मिली थी। यानी वो उन्हीं को एक्सेस था कि वो नदी पे जा सकते हैं और वहाँ पे अपना कोई भी कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। बाकी सभी को अपने घर जो थे वो यमुना रिवर से दूर शहर में कंस्ट्रक्ट करवाने पड़ते थे। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा रीजन एंड एम्पायर। इस टॉपिक में देखिए यहाँ बताया गया है कि 8th और 18th सेंचुरी के बीच जब कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी बढ़ी तो अलग अलग रीजन्स के बीच विचारों का भी आदान प्रदान हुआ। एक रीजन ने दूसरे रीजन के ट्रेडिशंस को अपनाया। फॉर एग्जांपल विजयनगर में जो राजा थे उनकी जो एलिफेंट स्टेबल्स होती हैं जहाँ पे एलिफेंट्स को रखा जाता है, तो एलिफेंट्स की जो स्टेबल्स थी उन पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनत्स के आर्किटेक्चरल स्टाइल का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। चैप्टर 6 में आप देख सकते हैं कि मथुरा के पास वृंदावन में बने मंदिरों का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था वो फतेहपुर सीकरी के जो मुग़ल पैलेसेस है ना उनसे काफ़ी मिलता जुलता था। ये आप चैप्टर 6 में देखेंगे। उसके बाद बताया गया है कि बड़े बड़े साम्राज्यों के निर्माण ने अलग अलग रीजन्स को उनके शासन के अंडर कर दिया था। यानी जब भी कोई नया साम्राज्य बनता था तो उनके अंडर जितने भी आसपास के रीजन्स होते थे वो सारे आ जाते थे। जिससे क्या होता था, जिससे उनके आर्किटेक्चरल स्टाइल्स और आर्टिस्टिक फॉर्म्स जो होती थी आपस में एक दूसरे के साथ काफ़ी मिल जुल जाती थी। उसके बाद बताया गया है कि मुग़ल रूलर अपनी बिल्डिंग में ज़्यादातर रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल को ही अपनाते थे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम बंगाल को ले लेते हैं। तो यहाँ पे बंगाल की एग्जाम्पल ली गई है और बताया गया है कि जो बंगाल के
लोकल रूलर्स होते थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने थैच्ड हट, यहाँ पे देखिए आप एक वर्ड देखेंगे आप, थैच्ड हट, जिसका मतलब है छप्पर की झोंपड़ी। तो उन्होंने छप्पर की झोंपड़ी के जैसी दिखने वाली छत का निर्माण करवाया था। मुगल्स को ये बंगला डोम, जो कि आप चैप्टर 9 में फिगर 11 और 12 में देखेंगे, ये बंगला डोम जो था वो उन्हें इतना पसंद आया मुगल्स को कि उन्होंने अपने आर्किटेक्चर में इसका इस्तेमाल किया, उसे कॉपी किया। और दूसरे रीजन्स का इम्पैक्ट भी स्पष्ट था। अकबर की कैपिटल फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर जो गुजरात और मालवा में जो बनी हुई बिल्डिंग्स थी ना, उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। उसने भी उनकी जैसी कॉपी करके बिल्डिंग्स बनवाई थी। आगे यहाँ पे बताया गया है कि 18th सेंचुरी में मुग़ल रूलर्स की अथॉरिटी के ख़त्म हो जाने के बाद भी उनके जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स थे ना, वो आगे भी दूसरे अन्य रूलर्स द्वारा अपनाए गए। और जब भी वो अपने राज्य स्थापित करते थे, जो नए रूलर्स थे, तो उन्होंने मुगल्स के आर्किटेक्चर स्टाइल को ही फॉलो किया। यानी जब भी वो कोई बिल्डिंग बनाते थे तो वो मुगल्स की बिल्डिंग्स की जैसे ही उनको बनाते थे। आगे नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है चर्चेस दैट टच द स्काइज। यहाँ पे आप एक चर्च की पिक्चर देखेंगे। इसके बारे में यहाँ बताया गया है कि 12th सेंचुरी के फ्रांस में ऐसे चर्चेस बनना शुरू हुए जो कि पहली बनाई गई बिल्डिंग्स के मुकाबले काफ़ी ऊंचे और हल्के थे। ऐसे आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को गोथिक का नाम दिया गया, गोथिक स्टाइल। तो इस आर्किटेक्चरल स्टाइल के फीचर्स थे नुकीले ऊंचे आर्क्स, रंगीन कांच का इस्तेमाल किया जाता था इसमें, जिसमें ज़्यादातर बाइबल से लिए गए सीन्स होते थे, और उड़ते हुए बट्रेसेस यानी अर्ध गुंबज, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और बेल टॉवर्स जो होते थे, जिनको घंटी वाली बुर्ज कहते थे, बाद में चर्चिस के साथ जोड़ दिए गए। इस तरीके का आर्किटेक्चरल स्टाइल बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है। एग्जाम्पल है हमारे पास पेरिस का नोत्र डेम चर्च। 12th और 13th सेंचुरी के कई डिकेड्स में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। मिलेंगे आपसे किसी नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में।